हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी बिश्नोई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जिसको हम लोग हिंदी में अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, आरटेट हो या फिर आपके नवोदय या केवीएस के एग्ज़ाम्स हो, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते ही हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम और ज़्यादा बढ़ सकें। अब सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, अब बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। अब फर्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटीज़, देन आपका है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज एंड थर्ड है आपका सेंसरी डिसेबिलिटी। अब जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड है, जो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट है। फिजिकल डिसेबिलिटी आपके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड है और जो सेंसरी डिसेबिलिटीज है वो आपके सेंसेस से रिलेटेड है। अब सबसे पहले हम लोग सेंसरी इम्पेयरमेंट या सेंसरी डिसेबिलिटीज देख लेते हैं। इसमें आपके जो सेंसेस हैं जैसे टच, स्मेल, हियरिंग, साइट, देखना, टेस्ट, स्पेशल अवेयरनेस, कितना दूर कितना पास, इनसे रिलेटेड है। अगर ये थोड़े से भी नॉर्मल नहीं है, अगर नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंडर आ जाता है। अब टाइप्स ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या है? डेफनेस, बहरापन, ब्लाइंडनेस, गूंगापन, विजुअल इम्पेयरमेंट, जब आप कोई भी स्पेक्टिकल्स को यूज करके अपना विजुअली आंखें ठीक कर सकते हैं। कंप्लीटली आप ब्लाइंड नहीं है, पार्शियली थोड़ा प्रॉब्लम है। देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, सेम आपको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है बट आप हियरिंग एड्स को यूज करके आप चीज़ों को सुन सकते हैं। देन डेफ एंड ब्लाइंडनेस, बहरे एंड अंधे, दोनों, जब दोनों सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, हियरिंग एंड साइट, तो फिर आप डेफ एंड ब्लाइंडनेस के अंडर आते हैं। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? पुअर इन डेवलपिंग स्पेशल कॉन्सेप्ट, जो भी स्टूडेंट होगा उसके जो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स होंगे वो काफ़ी पुअरली डेवलप्ड हुए होंगे। उसको नहीं समझ में आएगा कि कितना दूर है, कितना पास है, कितनी तेज़ी से जाना है, कितना स्लो आना है। जितना भी इस सारे कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ में आते हैं। देन डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड लर्निंग स्पेलिंग, इनका जो वोकेबलरी होता है स्टूडेंट्स का वो काफ़ी कम होता है। देन उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है रीड करने में और न्यू स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए। टेक्स मोर टाइम टू इंटरप्रेट द मीनिंग एज रीडिंग ऑन बर्ले मोड रिक्वायर्स मोर टाइम। अब इसमें जो भी आपका जो मीनिंग को इंटरप्रेट करना है, मीनिंग का जो भावार्थ निकालना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो बार्ले मोड है उसको समझने में टाइम लगता है और उसका जो मीनिंग है वहाँ से पढ़ने में टाइम लगता है। और क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा। सो इस वजह से थोड़ा सा ये बाकी जो क्लास के बच्चे हैं उनके साथ उतना इफेक्टिव नहीं है। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग व्हेन लॉन्ग पैसेजेस आर रेड विथ विजुअल इनपुट्स, अगर बहुत लंबे पैसेज पढ़ रहे हैं विथ विजुअल इनपुट्स, कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, तो फिर बच्चों को, उन बच्चों को जिनको सेंसरी डिसेबिलिटीज है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर इन डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंस बिटवीन साउंड्स एंड वर्ड्स, उनके जो साउंड्स एंड वर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको इतने अच्छे से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। अब जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज है वो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस पे है हमारे, जो हमारा अडेप्टिव बिहेवियर एज एक्सप्रेस्ड इन प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड अडेप्टिव स्किल्स, जितने भी हमारी ये स्किल्स है वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, जब आप एक इंडिविजुअल का दिमाग अच्छे से डेवलप नहीं है, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज कहते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज: ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर,
डिसलेक्सिया, ये सारे हमारे थोड़े कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं, और इनके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ क्या है? डेफिशिएंसी in developmentally linked. Retardation is constitutional in origin. Retardation finally comes on maturity. Mental subnormality. Social incompetence. जितने भी हमारे ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के स्टूडेंट्स रहेंगे वो सोशली उतने कम्पिटेंट नहीं रहेंगे, सोशली उतने ज़्यादा कम्पिटेंट नहीं रहेंगे, वो इनकम्पिटेंट रहेंगे, उनकी जो सोशल स्किल्स है उतने अच्छे से डेवलप नहीं रहेंगे, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे रहेगा। देन जो आपका जो रिटार्डेशन है वो मेच्योरिटी पे आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये सारे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। देन आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। स्लो इन कॉम्प्रीहेंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, स्पेशली मैथ और फिजिक्स के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ में जो एल्जेब्रा होते हैं, फिजिक्स में जो इक्वेशंस होते हैं, उनको कॉम्प्रीहेंड करना, उनको समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देन पुअर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। देन डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन, अगर बच्चे को नई इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, नया एक्सपीरियंस है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, उनको परेशानी होती है उस चीज़ को समझने के लिए। देन उनको कोई भी चीज़ याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देन डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, उनके जो सोशल स्किल्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं और उनको कम्युनिकेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब थर्ड कैटेगरी है फिजिकल डिसेबिलिटीज़। जो अभी फिजिकल डिसेबिलिटीज है अफेक्ट अ पर्सन्स फिजिकल कैपेसिटी, उनके जो मूव करने के कैपेसिटीज है चाहे वो टेम्परेली या फिर परमानेंटली अफेक्ट हो जाते हैं। दीज एबिलिटी डिसेबिलिटीज आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, सीरियस इलनेस या किसी इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। अब इसमें सबसे पहला है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है, जब आपके स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से अगर ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई कट जाता है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है एंड इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ फंक्शन सच एज फीलिंग एंड आपका मूवमेंट। देन स्पाइना बिफिडा, अब इसमें क्या होता है जब बच्चा वूम में होता है, मदर की यूट्रस में होता है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, वो इनकम्प्लीट रहता है। उसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर एक्सपोज रहता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं एंड ये काफ़ी सीरियस इलनेस है जो क्योर नहीं है इसका कुछ। देन आपका सेरिबल प्लासी, अब सेरिबल प्लासी में भी आपका जो ब्रेन है वो या तो जब डेवलप हो रहा होता है वूम में बिफोर बर्थ तब इंजर हो जाता है, अगर मदर कहीं से गिर जाए या कोई शॉक लगे, या फिर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो सेरिबल प्लासी होने के चांसेस रहते हैं। देन it is caused by a reduced oxygen supply and a lack of oxygen to the brain। ये तब ज़्यादातर होता है जब आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्रेन को रिड्यूस्ड हो जाए या फिर कम्प्लीटली कट हो जाए, तब बच्चे को सेरिबल प्लासी होने के चांसेस रहते हैं। अब फोर्थ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है जो आपका मस्कुलर मास है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता रहता है और ये काफ़ी सीरियस इलनेस है, इसका भी कोई क्योर नहीं है। इसमें यूजुअली जो पेशेंट है वो 30 अपना टीन तक ही पहुंच पाते हैं, बट आजकल बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट एंड ऑल द मेडिकेशन काफ़ी सारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं जो अपने 30s 40s 50s तक भी पहुंचे हैं। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है उसका रिस्ट्रिक्शन होगा एंड उसकी वजह से जो एक्सप्लोरिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। देन मे हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग कन्वेंशनल टेबल्स इन द क्लास, जो स्कूल का फर्नीचर है, जो क्लासरूम का फर्नीचर है वो उनके लिए उतना कन्वीनियंट नहीं होगा, वो उतना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सो उस चीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन स्टूडेंट में नीड स्पेशलाइज्ड फर्नीचर और ट्रांसपोर्ट मीन्स, और जैसे लिफ्ट का होना, ये सारी चीज़ें आ जाती है, स्लोप होना,
then requires additional time, support, compatibility, assistive technology, exceptions for coping with curricular demands. ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करानी पड़ती है, जैसे एडिशनल सपोर्ट हो गया, देन आपको जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो गया, देन उसका जो करिकुलम है उसका भी उनको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा हो बच्चों को। देन अब कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज देखते हैं। मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से रिलेटेड आते हैं। अब इसमें मोस्टली जो कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं डिस्फेजिया। अब इसके अंदर क्या होता है, ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड है और इसमें आपका जो लैंग्वेज है उसको बोलने और समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ये याद रखना है कि जो ये डिस्फेजिया है या अफेजिया है, ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। आपको कोई भी लैंग्वेज समझने या फिर उसको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। देन sign of a language based learning disorder involve problem with verbal language skills such as ability to retell a story, and fluency of the speech, as well as the ability to understand the meaning of words, parts of speech and direction. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, तो इसमें आपका जो वर्बल लैंग्वेज स्किल्स है वो बहुत कम डेवलप्ड हुआ होता है। इसकी वजह से आपका एबिलिटी टू रिटेल अ स्टोरी, आप कोई भी स्टोरी को सुन के उसको दोबारा बोलने का जब कोशिश करते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, आप नहीं बोल पाते हैं। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच बहुत कम होती है। और जो आपका एबिलिटी है शब्दों को समझना, शब्दों के मीनिंग को समझना, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्शंस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। अब नेक्स्ट है हमारा अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म ADHD है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी स्टूडेंट या पर्सन रहेगा उसको फोकस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, एक टास्क पे बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकते, और उनको अपना जो बिहेवियर है वो कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। वो एज से उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है एंड ये हाइपर एक्टिव होते हैं। अब कुछ कॉमन सिम्टम्स देख लेते हैं। हैविंग ट्रबल फोकसिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ टास्क, वो एक टास्क पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। बीइंग फॉरगेटफुल अबाउट कंप्लीटिंग द टास्क, जब एक टास्क के अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में भूल जाते हैं उस टास्क को कंप्लीट करना। बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। हैविंग डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल, एक जगह पे बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं। इंटरप्टिंग पीपल वाइल दे आर टॉकिंग, जब कोई इंसान बात कर रहे होते हैं तो उनको बार बार टोक देते हैं। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है ADHD। आजकल ये स्कूल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है एंड काफ़ी सारे लोग इसकी डिटेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसकैल्कुलिया। अब जैसा कि ये नाम बता रहा है ये कैलकुलस से रिलेटेड है, सो दैट मीन्स कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू मैथ, सो दिस लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू मैथ। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ये मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ऑपरेशंस हो गए, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनको समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। उनको वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आते हैं, वो कर नहीं पाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देन जो सीक्वेंस होते हैं जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, वो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट सीक्वेंस में नहीं लगा पाते हैं और इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में नहीं लगा पाते हैं। बेसिकली डिसकैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। देन अब इसके स्ट्रैटेजीज क्या है जो आप क्लास में यूज कर सकते हैं। इसमें अलाउ यूज ऑफ फिंगर्स एंड स्क्रैच पेपर, यूज डायग्राम एंड ड्रॉ मैथ कॉन्सेप्ट्स। जितने से ज़्यादा आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैथ कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉ करके समझाएंगे, बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोवाइड पीयर असिस्टेंस, इसमें आप पीयर टीचिंग कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है उसको आप
अगर कोई जिसको डिसकैलकुलिया है उसको आप असिस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। सजेस्ट यूज ऑफ कलर पेंसिल्स टू डिफरेंशिएट प्रॉब्लम्स। आप क्वेश्चन किसी और कलर से लिखें, एक एक स्टेप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखें, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ग्राफिया। अगेन ग्राफिया आप याद रखिए, ग्राफ से रिलेटेड है, कैलीग्राफी ये सब हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। सो मतलब ये आपका जो डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये रिटर्न चीज़ों से, आपके हैंडराइटिंग से, आपके रिटन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? मे हैव इलिजिबल प्रिंटिंग एंड कर्सिव राइटिंग। इतने अच्छी से समझ में नहीं आती है जो हैंडराइटिंग, और आपका जो प्रिंटिंग स्किल्स है वो इतने अच्छे नहीं, इतने प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं। हैज़ अनफिनिश्ड वर्ड्स और लेटर्स एंड ओमिटेड वर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा जो लेटर्स वर्ड्स है वो ढंग से लिखे नहीं गए हैं, उसको बीच में ही छोड़ दिया गया है। काफ़ी वर्ड्स को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स। जो वर्ड्स और लेटर्स के बीच में स्पेस सही नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम, तो ये फिर डिस्ग्राफिया के अंडर आता है। अब इसके स्ट्रैटेजीज क्या है? यूज वर्ड प्रोसेसर, अवॉइड कास्टिसाइजिंग स्टूडेंट्स फॉर स्लोपी केयरलेस वर्क, use oral exams, allow use of tape recorder for lectures, allow the use of a note taker, provide notes or outlines to reduce the amount of writing required, provide alternatives to writing assignments like video tape reports, audio tape reports, etc. सो बेसिकली इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ओरल पे फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चे का जो हैंड राइटिंग है, जो रिटन एक्सप्रेशन है वो इतने अच्छे से नहीं है। सो यू कैन फोकस ऑन ओरल पार्ट। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रैदर देन रिटर्न मटेरियल प्रोवाइड करें। आप जो टीचिंग मटेरियल है वो ऑडियो या फिर वीडियो टेप से करेंगे तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका डिसलेक्सिया। अब एक मूवी आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम तारे जमीन पे था, आई गेस सबने देखी होगी, काफी ज्यादा फेमस मूवी है, आमिर खान ने बनाई है। उसमें जो बच्चा होता है ईशान, उसको डिसलेक्सिया होता है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से डिसलेक्सिया काफ़ी कॉमन हो गया है, जिससे लोग समझ पा रहे हैं जितने भी हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसमें से। अब इसमें साइंस क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स। रीडिंग वेल बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ योर चाइल्ड्स एज। जो रीडिंग लेवल है, जो रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग एबिलिटी है बच्चे की, वो जो बच्चे की एज है उससे काफ़ी नीचे है। प्रॉब्लम प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही और शी हियर्स। जो सुनते हैं उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग रैपिड इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे ओपन मैथ बुक पेज नंबर 45 चैप्टर 3 लाइन नंबर 6, तो बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम रिमेम्बरिंग द सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स। अब मैंने जिस सीक्वेंस में बोला था, बच्चा उसको ढंग से सीक्वेंस में याद नहीं रख पाता है। देन डिफिकल्टी सीइंग ओकेशनली हियरिंग सिमिलैरिटीज एंड आई एम सॉरी differences in letters and words, inability to sound out the pronunciation of unfamiliar words। जो अनफेमिलियर वर्ड्स है उनका प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं बोल पाते हैं। जो वर्ड डिफरेंट वर्ड्स एंड लेटर्स के जो साउंड्स है, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस को नहीं जान पाते हैं। अब इसके स्ट्रैटेजीज क्या है? एक्सपोज चाइल्ड टू अर्ली ओरल रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग। Practice to encourage development of print knowledge, basic letter formation, recognition skills and linguistic awareness। बेसिकली आपको बच्चे को बहुत ही यंग एज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओरल रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, इन सब में जितना भी प्रिंट मीडिया है, प्रिंट बेसिकली मटेरियल है, उसके साथ एक्सपोज करना है। और जो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज के रिलेटेड अवेयरनेस है उसको बढ़ाना है। कि किसी भी वर्ड का साउंड कैसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें बच्चों को बहुत यंग एज पे इंट्रोड्यूस करना है। देन मल्टी सेंसरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिस यूजिंग साइट, साउंड, टच व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज।
इसमें आप अगर बच्चे के जो सेंसेस है उनको यूज करेंगे तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। देन यूज बुक्स ऑन टेप एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जो आपके बुक्स है वो टेप रिकॉर्डर पे यूज कीजिए, जो आजकल तो काफी ज्यादा ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उनको यूज कीजिए क्लास में, काफी हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपने जो लिखा है वो शायद बच्चा उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए, ना उसको याद रख पाए। Get help with the emotional issues that arises from struggling to overcome academic difficulties। और बच्चे को जो इमोशनल सपोर्ट है वो देना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके इतने सारे डिफिकल्टीज अराइज होंगे उनके एकेडमिक करिकुलम में, वो मदद करेंगे। देन नेक्स्ट आता है डिस्प्रेक्सिया। अब इसमें क्या हो रहेगा, डिस्प्रेक्सिया आपका फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मसल कंट्रोल से रिलेटेड है। अब इसका जो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, एग्जिबिट पुअर बैलेंस में अपीयर क्लमजी एंड फ्रीक्वेंटली स्टम्बल। इसमें जो आपका बैलेंस है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, काफी क्लमजी दिखते हैं और बार बार गिर जाते हैं। शोज डिफिकल्टी विथ मोटर प्लानिंग। जो मोटर प्लानिंग्स है वो इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं, जो आपके मोटर स्किल्स है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। Then demonstrates inability to coordinate both sides of the body। Then poor hand eye coordination। जो हाथ एंड आंखों का कोऑर्डिनेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, अगर कोई कैच फेंका है तो शायद उसको नहीं पकड़ पाएंगे। देन एग्जिबिट वीकनेस इन द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज सेल्फ एंड बिलोंगिंग्स। अपने आप को उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो अपने बुक्स, टाइम टेबल, बैग अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। सो शो पॉसिबल सेंसिटिविटी टू टच। then may be distressed by loud noises or constant noises। ये डिस्प्रेक्सिया के जो बच्चे या स्टूडेंट्स या पर्सन रहते हैं वो टच से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनको टच इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, एंड जो लाउड नॉइस या फिर कांस्टेंट नॉइस रहते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसके स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रीसेट स्टूडेंट्स फॉर टच विथ वर्बल प्रॉम्प्ट्स। आई एम गोइंग टू टच योर हैंड। वर्बल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, आप बच्चे को पहले से बता रहे हो कि आप क्या करने वाले हो उसके साथ, तो वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अवॉइड टचिंग फ्रॉम बिहाइंड और गेटिंग टू क्लोज टू द टू मेक peers अवेयर ऑफ दिस। एंड इसमें आपको टीचर प्लस जो क्लासमेट्स, उसके जो peer सर्कल है उसको भी उस बच्चे को ज़्यादा टच नहीं करना है, एकदम पीछे जाके नहीं बात करना है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आना, ये सारा अवेयरनेस बताना है उनको। प्रोवाइड क्वाइट प्लेस, क्योंकि उसको नॉइज से प्रॉब्लम है तो उसको एक शांत जगह दीजिए। अलाउ पेरेंट्स टू प्रोवाइड ईयर प्लग्स और स्टेराइल वैक्सेस फॉर नॉइजी इवेंट सच एज असेंबलीज, क्योंकि असेंबली में बहुत ज़्यादा शोर होता है और वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो ईयर प्लग्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द वे द ब्रेन प्रोसेसेस साउंड्स a person takes in। It is not caused by hearing impairment। This disorder may have trouble uh, learning to read, distinguishing sound from background noise, following spoken directions, telling the difference between similar sounding words, remembering things they have heard। बेसिकली जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो ब्रेन प्रोसेस से रिलेटेड है, जो साउंड्स को डील करते हैं, जो साउंड एक पर्सन सुनता है, और ये हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसमें अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस डिसऑर्डर में, रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, साउंड को जो बैकग्राउंड नॉइस है उससे अलग करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्पोकन डायरेक्शंस है उसको लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। देन जो डिफरेंस बिटवीन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। देन रिमेम्बरिंग थिंग्स दे हैव लर्न, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ें याद करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंडर आती है। देन नेक्स्ट है आपका ऑटिज्म। अब जो ऑटिज्म है ये ट्रबल जिनको होता है उन बच्चों को ट्रबल कम्युनिकेशन, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज
लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग आई कांटेक्ट। बेसिकली जो उनका डे टू डे एक्टिविटीज है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। और आजकल तो ऑटिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी फैल रही है, काफ़ी मेडिकेशंस भी आ गए हैं, तो इसका किया जा सकता है। और जिन बच्चों को ऑटिज्म रहता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, अपनी बातें बोलने में, समझने में, किसी और को समझाने में। देन रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, वो किसी और के बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। देन लर्निंग बेसिक स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो भी उनके इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं। देन वो इतने अच्छे दोस्त नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके जो बेसिक स्किल्स है वो ही डेवलप नहीं हुए, तो फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। एंड पुअर सेल्फ एस्टीम, इसलिए वो आई कांटेक्ट भी नहीं होता है। अगर आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आपका जो सपना है, आपके जो पेरेंट्स का सपना है, आइए साथ मिलके उसको पूरा करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर, टुगेदर लेट्स डू इट। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल्स के लिंक दे दूंगी। एक चैनल में जिसमें क्विजेस होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। वहाँ एवरी डे काफ़ी सारे क्विजेस होते हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और सेम टाइम ही आपको आंसर्स बता दिए जाते हैं। आप जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, वीडियोस, सारी जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।